इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चीन की। चीन ने ब्रिटेन और कनाडा समेत 50 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है। इसकी जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने दी है। उन्होंने कहा कि 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल से 50 देशों के विजिटर्स चीन में वीज़ा फ्री एक्सेस का मजा ले सकते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन चीनी नव वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को किया जाता है। इस साल 17 फरवरी यानी आज चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। चीन में अधिकांश यूरोपीय नागरिक वीज़ा मुक्त प्रवेश के पात्र हैं। साथ ही लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व सहित अन्य क्षेत्रों के कुछ चुनिंदा देशों के नागरिक भी पात्र हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के नागरिकों को यह सुविधा नहीं है। चीन में वीज़ा फ्री एंट्री वाले देशों की सूची में ब्रुनेई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस, साइप्रस, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, एंडोरा, मोनाको, लिंकेस्टीन, दक्षिण कोरिया, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, माल्टा, इस्तोनिया, लातविया, जापान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन, रूस, स्वीडन, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। क्यों दे रहा है वीज़ा फ्री एंट्री? वीज़ा फ्री एंट्री चीन की न्यू ओपन ट्रैवल प्लान का हिस्सा है, जिससे उसकी दुनिया भर के यात्रियों को अपने देश की यात्रा करने के लिए आकर्षित करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संबंध बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। चीन इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, जो कोविड महामारी के बाद निश्चित स्तर पर है। चीन की कड़ी पाबंदियों के कारण विदेशी नागरिकों ने दूसरे देशों की ओर रुख कर लिया था। चीन के वीज़ा फ्री एंट्री का नियम क्या है? वीज़ा फ्री एंट्री वाले देशों के पासपोर्ट धारक चीन में 30 दिनों तक बिना किसी वैध वीज़ा के रुक सकते हैं। हालांकि इस दौरान वे कोई बिजनेस या ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पैसा कमाया जा सके। अगर इन देशों के नागरिकों को चीन में 30 दिन से ज़्यादा समय तक रुकना होगा तो उन्हें सामान्य वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। आइए बात करें हम फ्रांस की। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से जूझ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर मुंबई पहुंच गए हैं। इस 3 दिवसीय दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट से लेकर कई आर्थिक डील पर हस्ताक्षर होना है। साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद यह इमैनुअल मैक्रों की चौथी भारत यात्रा है। इमैनुअल मैक्रों ऐसे समय पर भारत के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर मैक्रो खुलकर ट्रंप के खिलाफ निशाना साध चुके हैं। वहीं ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर साथ नहीं देने पर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं भारत और अमेरिका के बीच भी काफ़ी लंबे समय तक टैरिफ वॉर चलने के बाद अब ट्रेड डील हुई है। एक्सपर्ट का कहना है कि न केवल भारत को बल्कि फ्रांस समेत यूरोपीय देशों को अमेरिका के सामने रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के साथ की जरूरत है। आइए जानते हैं पूरा मामला। रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट माथ्यू ड्रोइन ने CSIS में लिखे अपने लेख में कहा है कि ये केवल हथियार डील नहीं है बल्कि फाइटर जेट कूटनीति है। ड्रोइन ने कहा है कि राफेल फाइटर जेट खरीदने के पीछे उसकी बेजोड़ ताकत और प्रदर्शन कम बल्कि रणनीतिक स्वायत्ता को हासिल करने की कोशिश ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रूस पर से निर्भरता को कम करना चाहता है। भारत को फ्रांस के रूप में एक राजनीतिक रूप से विश्वसनीय सप्लायर मिल गया है, जो रूस की तरह से ही कलपुर्जों हथियारों की आपूर्ति की गारंटी देता है। फ्रांस को राफेल डील से दो फायदे। माथ्यू ड्रोन कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के राफेल डील के जरिए फ्रांस भारत को तकनीकी ट्रांसफर कर रहा है। राफेल को भारत में बनाया जाएगा, करीब 50% हिस्सा स्वदेशी होगा। इससे भारत की घरेलू क्षमता बढ़ेगी, किसी एक ताकत पर उसकी निर्भरता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि राफेल खरीदने से भारत की उस रणनीति को मदद मिलेगी जिसमें वह मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता है। वहीं एक अन्य एक्सपर्ट गैस्पर्ड सिजनल ने फ्रांस के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडी अफेयर्स में लिखे अपने लेख में फ्रांस के लिए भी भारत के साथ दोस्ती और राफेल डील के महत्व पर जोर दिया है। गैस्पर्ड ने लिखा है कि फ्रांस के राफेल फाइटर जेट जैसे हथियार निर्यात करने से दो मुख्य उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला संप्रभुता, दूसरा प्रभाव। उन्होंने कहा कि इस निर्यात से फ्रांस का रक्षा औद्योगिक और तकनीकी आधार विकसित होता रहेगा, जिससे उसकी बेहद जटिल क्षमता, प्रोडक्शन लाइन और रणनीतिक स्वायत्ता बनी रहेगी। इसे फ्रांस का घरेलू ऑर्डर अकेले सपोर्ट नहीं कर सकता है। यही नहीं, अगर इन हथियारों का ज़्यादा संख्या में निर्माण किया जाता है तो प्रति यूनिट खर्च भी बहुत कम आएगा। गास्पर्ड ने दूसरा कारण बताया कि हथियारों की बिक्री को केवल व्यावसायिक समझौता नहीं बल्कि राजनीतिक और राजनयिक तरीका माना जाता है। इसमें रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी भी शामिल होती है, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ता है और एक दूसरे में निर्भरता बढ़ती है। यही नहीं, भारत को राफेल डील से यूरोप के रणनीतिक स्वायत्ता को लेकर चल रही बहस से जोड़कर देखा जाना चाहिए। एक अन्य विशेषज्ञ जैकोपे बेरीगेजी ने पॉलिटिको में लिखे अपने लेख में कहा कि यूरोप के देश घातक हथियार तो बना सकते हैं, लेकिन वे खुफिया जानकारी, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, रिफ्यूलिंग, स्पेस असेट और कमांड एंड कंट्रोल के लिए अमेरिका पर बुरी तरह से निर्भर हैं। जकोबी कहते हैं कि यूरोपीय अधिकारी बताते हैं कि अमेरिका निर्भरता को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है
और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि इससे खर्च जीडीपी का 10% हो सकता है। यूरोप को निगरानी, स्पेस और कमांड एंड कंट्रोल स्थापित करने में बहुत बड़े पैमाने पर खर्च करना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप में एक मजबूत रक्षा उद्योग का बनाना आवश्यक है, लेकिन इसे खुद से नहीं किया जा सकता। इसकी वजह है कि स्वायत्तता केवल ज़्यादा हथियार बनाने से नहीं आती, यह एकीकृत क्षमता विकसित करने से आती है। फ्रांस और भारत की राफेल डील दोनों देशों को उनके उद्देश्यों में मदद करती है। ये हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार को एक बम धमाके में आर्मी के 11 जवानों की मौत हो गई। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजोर जिले में आर्मी चेकपोस्ट पर हुआ है। खुदकुश हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार को एक चेकपोस्ट से टकराकर उड़ा दिया। इसकी चपेट में आकर यहाँ मौजूद 11 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई। वहीं कई अन्य लोग इस हमले में घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि 16 फरवरी को बाजौर जिले में सुरक्षा बलों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के ज्वाइंट चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पाकिस्तानी आर्मी इस हमले के लिए तहरीक तालिबान को जिम्मेदार बताया है। पाक सेना ने आरोप लगाया कि टीटीपी ने भारत की मदद से हमला किया है। पाक सेना का 12 हमलावरों को मारने का दावा। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 12 हमलावरों को मार दिया गया। सेना ने कहा कि धमाके से चेकपोस्ट के आसपास की रिहायशी इमारतों के शीशे टूट गए। घटना में एक आम शहरी की मौत और महिलाओं, बच्चे समेत 7 के घायल होने की बात सेना ने कही है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि चेकपोस्ट पर इंडियन प्रॉक्सी टीटीपी के हमलावरों ने हमला करते हुए अंदर जाने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने उन पर गोलाबारी की तो हमलावरों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को दीवार से टकरा दिया। 11 सुरक्षाकर्मियों के अलावा एक छोटी बच्ची की मौत की बात पाक आर्मी ने कही है। पाकिस्तानी सेना के बयान में पूरी तरह से भारत पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ा गया है। बयान में कहा गया कि भारतीय स्पॉन्सर आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत लगातार काउंटर टेररिज्म कैंपेन चला रही है। ये हमला बाजौर जिले के वार मामूंड तहसील में पुलिस स्टेशन पर हमले में स्टेशन हाउस ऑफिसर की मौत होने के कुछ दिन बाद हुआ है। पिछले साल से केपी में इन हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रांत में इस तरह के हमलों में 2024 में 1620 मौतें हुई थी, जो 2025 में बढ़कर 2331 हो गई है। पाकिस्तान के केपी और बलूचिस्तान में लगातार हिंसा देखी गई है। दोनों प्रांतों में कई सशस्त्र गुटों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इन प्रांतों के बाहर देश की राजधानी इस्लामाबाद में भी इस महीने की शुरुआत में बड़ा हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में इस हमले में 36 लोग मारे गए थे। आइए हम बात करें पाकिस्तान और रूस की। पाकिस्तान और रूस के बेहतर होते संबंधों ने हालिया समय में दुनिया के बड़े हिस्से, खासतौर से भारत का ध्यान खींचा है। दोनों देश बीते हफ्ते तुर्की में हुई एक बैठक में सीधे जमीनी या हवाई संपर्क बनाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों में सहयोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। रूस से पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमानों के इंजन सप्लाई लगातार चर्चा में रही है। चीन की मदद से बने पाकिस्तान के इस विमान में रूस का इंजन लगा है। रूस के पाकिस्तान को RD-93MA इंजन सप्लाई करने ने भारत में इस बहस को जन्म दिया कि क्या उसका पारंपरिक सहयोगी मॉस्को इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। ORF की रिपोर्ट बताती है कि यह नया नहीं है, क्योंकि रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट लंबे समय से भारत के अलावा पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करने पर जोर दे रहे हैं। इसी सोच का असर हालिया संबंधों पर दिखता है। हालांकि रूस को पाकिस्तान पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं है। Su-27 देने पर भी किया था विचार। पाकिस्तान और रूस का रक्षा सहयोग 1990 के दशक में भी बढ़ा था, जब मॉस्को ने इस्लामाबाद को Su-27 देने का फैसला लिया था। हालांकि बाद में भारत के एतराज पर यह डील रद्द कर दी गई। मिसाइलें, टैंक, स्टेल्थ फ्रिगेट और आर्टिलरी गन खरीदने के पाकिस्तानी प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चले गए। हालिया वर्षों में दोनों में कई समझौते हो गए हैं। हालिया वर्षों में भारत ने रूस के मिलिट्री हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता कम की है, तो दूसरी ओर मॉस्को ने पाकिस्तान को डिफेंस सप्लाई की तरफ ध्यान दिया है। हालांकि इसमें बांग्लादेश इस्लामाबाद की खरीदारी की सीमित क्षमता एक अड़चन है। वहीं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अनिश्चितता भी मॉस्को की हथियार डील पर चिंता को गहरा करती रही है। चीन और पाकिस्तान अपने जेट के लिए रूस में बने इंजनों पर निर्भर है। RD-93 रूसी MiG-29 फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले RD-33 इंजन का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इन इंजन को चीन और पाकिस्तान के JF-17 थंडर के लिए डिज़ाइन किया गया है। रूस ने 2007 से पाकिस्तान को RD-93 इंजन डिलीवर किए हैं। रूस पाकिस्तान के बीच बातचीत का एक और पहलू ज्वाइंट मिलिट्री डील है, जो अब रेगुलर बन गई है। दुर्जरबा काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का लेटेस्ट एडिशन 15 से 27 सितंबर 2025 तक रूस के सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये एक्सरसाइज सितंबर 2016 से 2 सालों को छोड़कर रेगुलर तरीके से चल रही है। रूस और पाकिस्तान ने फ्रेमवर्क में नेवी एक्सरसाइज को भी शामिल किया है। मार्च 2025 में रूस और पाकिस्तान की नेवी ने नॉर्थ अरब सागर में अरेबियन मानसून जॉइंट एक्सरसाइज की थी। इसका मकसद इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए जॉइंट कमिटमेंट दिखाना था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.